आदाब, ये है समय न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आलमी समय। आज हमारे साथ तकरार में मौजूद हैं बीजेपी के कद्दावर नेता और साबिक सदर नितिन गडकरी जी। नितिन गडकरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले नितिन जी आपसे बात करना चाहेंगे कि अभी कल मध्य प्रदेश का इलेक्शन पूरा हुआ है और काफी जो वोट परसेंटेज है बहुत ज्यादा दिखा है, 71% से ऊपर वोट हुआ है और ये माना जाता है कि अगर कहीं ज्यादा वोट हो तो ऐसा माना जाता है कहीं एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काम कर रहा है। आपको क्या लगता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। कभी कभी ज्यादा वोट होता है। इसका कारण ऐसा है कि चुनाव की जो वोटर लिस्ट रहती है उसमें सुधार होता है। बहुत जगह पर इस बार अनेक लोकसभा क्षेत्र में 2.5 लाख लोगों के नाम काटे गए, डबल नाम थे, कुछ मृत हो गए थे। तो चुनाव की लिस्ट जो है वो अगर ठीक होती है तो उसके कारण भी वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है। और दूसरा कारण, लोग केवल एंटी इनकम्बेंसी करके वोटिंग नहीं करते, कभी कभी पॉजिटिव इसमें सरकार ने अच्छा काम किया है इसको सपोर्ट करने के लिए भी उत्साह के साथ सपोर्ट करते हैं। और मध्य प्रदेश में हम लोग ऐसा नहीं हुआ, हम लोग हर बार जब चुनाव लड़ रहे तो हमने हमारा वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ाया और सीटें भी बढ़ाई है। तो हमने काम किया हमारी सरकार ने अच्छा, उसका भी ये परिणाम हो सकता है। लेकिन जैसी सूचना हम लोगों को मिल रही है और जिस तरह का एक्सपीरियंस रहा है पास में कि अगर अर्बन इलाकों में अगर ज्यादा वोटिंग होती है तो भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता है और अगर ग्रामीण इलाकों में वोटिंग ज्यादा होती है तो कहीं ना कहीं नुकसान होता है। अभी तक जो सूचना प्राप्त हो रही है वो ये लग रहा है कि विलेजेस में ज्यादा वोटिंग हुई है, तो कहीं आप इसको लेकर परेशान तो नहीं है? नहीं, हम परेशान बिल्कुल नहीं। जहां तक मध्य प्रदेश की बात है, शिवराज जी के नेतृत्व में हमारे सरकार ने जिस प्रकार से काम किया है तो मुझे 100% विश्वास है कि मध्य प्रदेश में हमारी जीत सुनिश्चित है। राजस्थान में स्थिति थोड़ी डामाडोल लग रही है। ये लग रहा है कि शायद राजस्थान में भाजपा के लिए सरकार में वापस आना मुश्किल होगा। आपको क्या लगता है? नहीं, मुझे नहीं लगता है। राजस्थान में भी निश्चित रूप से हम जीतेंगे। जो कुछ जानकारी हमें मिली है उसमें राजस्थान हम निश्चित रूप से जीतेंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में आप भाजपा की सरकार बनती हुई देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ के बारे में आपका क्या आकलन है? देखिए, ये 5 राज्यों का जो चुनाव हो रहा है इसमें से 4 राज्य, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली, ये चारों राज्यों में हम निश्चित रूप से चुनाव जीतेंगे, ऐसा मुझे लगता है। ऐसा माना जा रहा है गडकरी जी कि ये जो चुनाव हुए हैं वो 2014 का जो फाइनल मैच है उससे पहले का सेमीफाइनल है। एक दूसरी बात यह कि इसमें आपके जो प्रधानमंत्री पद के जो उम्मीदवार हैं नरेंद्र मोदी, उनके लिए भी कहीं ना कहीं ये टेस्टिंग ग्राउंड है कि उनकी लोकप्रियता और उनको जिस तरह से प्रमोट या प्रोपोगेट किया गया उनके विचारों को, उसका भी इम्तिहान है। तो अगर इसमें नरेंद्र मोदी का फैक्टर दिखता है तो वो सबल उम्मीदवार रहेंगे और अगर नहीं दिखता है तो क्या पार्टी में उनको लेकर के फिर कुछ विचार होगा? देखिए, पहली बात तो ऐसे कि हमारी पार्टी ये व्यक्ति केंद्रित पार्टी नहीं है। नरेंद्र मोदी हमारे पार्टी के कद्दावर नेता है और प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार है। अटल जी आडवाणी हमारे प्रेरणा स्रोत रहे, पर हमारे पार्टी ने हर समय जो काम किया है उसमें से हम लोग विचारों पर प्राधान्य देते हैं। आपने कहा कि आडवाणी जी और अटल जी प्रेरणा स्रोत रहे थे, लेकिन क्या उस प्रेरणा स्रोत से अब प्रेरणा प्राप्त करना बीजेपी ने समाप्त कर दिया है कि एक दूसरे व्यक्ति से आप लोग प्रेरणा ले रहे हैं? और दूसरी बात यह कि व्यक्ति केंद्रित पार्टी अगर नहीं है भाजपा, तो आज के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें, आज के हालात में देखें तो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी ही दिखते हैं, बाकी सारे जो लीडर हैं वो कहीं ना कहीं पीछे चले गए। देखिए, आप तो पहली बात तो ऐसी है कि अटल जी और आडवाणी हमारे प्रेरणा के स्रोत कल भी थे, आज भी और कल भी रहेंगे। पर आप एक देखिए कि हर जगह पर जो व्यक्ति एक काम करता है तो नई पीढ़ी आती है, नई जनरेशन आती है। आज तो अटल जी ऐसे स्थिति में नहीं है, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वो बोल भी नहीं सकते और फिर स्वाभाविक रूप से आज उनका स्वास्थ्य, कोई राजनीतिक कार्यक्रमों में भाग नहीं ले सकते वो। पर एक समय उन्होंने जो काम किया वो हम भूल नहीं सकते। आडवाणी जी भी हमको लगातार मार्गदर्शन करते रहे, वो हमारे पार्टी के संस्थापक। आडवाणी जी तो पूरे तौर पर स्वस्थ है। हाँ, पर देखिए एक बात है, जैसे हर पार्टी में जनरेशन बदलती है। जैसे आज आप चीफ एडिटर है, कल आप प्रमोट होकर और आगे जाएंगे तो नया कोई लड़का उसमें आता है। हर जगह पर स्थित्यंतर होता है, चेंज होता है और नेचुरल चेंज में एक पीढ़ी जाकर दूसरी पीढ़ी आती है। तो अटल जी आडवाणी हमारे कद्दावर नेता है ही। अब नए पीढ़ी में से भी उसमें से आडवाणी जी के, अटल जी के बारे में तो कोई तुलना हो नहीं सकती, पर आज नरेंद्र मोदी है, अरुण जेटली जी है, सुषमा जी है, राजनाथ सिंह जी है। कहाँ है? सिर्फ मोदी ही जी हैं।
कहीं भी और कोई दूसरा नहीं दिख रहा है। एक समय में जो नितिन गडकरी जी को भी हम लोग देखते थे कि हर चैनल पे दिखते थे, नितिन गडकरी अपनी मुखरता के लिए मशहूर थे कि बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत स्पष्ट बात बोलते हैं, वो भी कहीं बहुत ज्यादा नहीं दिख रहे। अभी अगर पूरे टीवी पे दिख रहा है, भाजपा पे कोई चेहरा दिख रहा है तो सिर्फ नरेंद्र मोदी। और मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूं कि भाजपा एक पार्टी विद डिफरेंस थी और ये माना जाता था सामूहिक नेतृत्व है, लेकिन कहीं ना कहीं एक व्यक्ति में आप नेतृत्व। एक बात मैं आपको उल्टा सवाल पूछता हूं। अब नरेंद्र मोदी की जहां जाहिर सभा होती है वहां सब चैनल उनको लाइव टेलीकास्ट करके दिखाती है, तो स्वाभाविक रूप से वो दिखाएंगे, क्योंकि किसको दिखाना और नहीं दिखाना ये चैनल का प्रश्न है। कहीं राहुल गांधी की सभा होती है, कहीं सोनिया जी की होती है, तो स्वाभाविक रूप से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के नाते उनकी होती है, तो उनका प्रोजेक्शन होना स्वाभाविक भी है। अब आज ही मैं आपको तो कि सुबह से मैं तीसरा इंटरव्यू दे रहा हूं, हमारे यहाँ भी लोग आते, बाकी भी लोग दे रहे। कांग्रेस में देखो सभा किसकी होती है, सोनिया गांधी की या राहुल गांधी की, बाकी की किसी ने। आपने सुना है कि कपिल सिब्बल की कई सभा हो रही है, चिदम्बरम की कई सभा हो रही है, कभी जयराम रमेश की सभा हो रही है, कहीं नहीं हो रही है। इसका कारण कांग्रेस पार्टी के पास एक ही नेता है सोनिया गांधी, एक ही नेतृत्व है राहुल गांधी। वो क्या है, क्योंकि वो फैमिली बेस्ड। सर मैं यही सवाल आपसे फिर दोहराना चाह रहा हूं कि हमेशा से भारतीय जनता पार्टी में नेतृत्व की कमी नहीं रही। वाजपेयी जी के जमाने में भी आडवाणी जी थे, मुरली मनोहर जोशी जी थे और उसके बाद एक लाइन से बड़े नेता थे। आज भी वैसी ही स्थिति है, लेकिन दिखता वैसा नहीं। देखिए आप दिल्ली में सुषमा जी 100 सभाएं कर रही है, अरुण जेटली सभाएं कर रहे हैं, मेरी रोज 4-5 सभाएं हो रही है, मैं सब जगह पर जा रहा हूं। इसका मतलब अनेक सिद्धू जी सभाएं कर रहे हैं, सब लोग आ रहे हैं। राजनाथ सिंह की सभा बहुत जगह पर हो रही है, कांग्रेस में कहां हो रही है? देखिए मैं जो आपकी बात को है मैं पूरी तरह से नकारना चाहता हूं। आपको ताज्जुब होगा, दिल्ली के चुनाव में हमने टिकट बांटे, एक भी टिकट में नरेंद्र मोदी जी ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया, कभी नहीं कुछ कहा। आज प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के नाते मीडिया उनको बार बार दिखाती है, उनकी बातों को महत्व देती है, ये मीडिया उनको महत्व देती है, स्वाभाविक है। पर इसका मतलब नरेंद्र मोदी और पार्टी को सब कुछ चला रहे हैं और वही केवल एक जगह, बाकी कोई कहीं नहीं, ऐसी नहीं स्थिति। हमारी एक सामूहिक पार्टी है, हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड है, सब बातें विचार करके होती है, निर्णय करके होती है, सबसे बातचीत चर्चा करने के बाद कोई एक मालकी न मालक हमारे पार्टी का नहीं है। और इसलिए नरेंद्र मोदी भी खुद भी नहीं चाहते और खुद इस प्रकार से पार्टी भी नहीं चल रही है। दुर्भाग्य से अगर आप जैसा कह रहे हैं ऐसी बात होगी तो वो गलत फहमी है, इतना ही मैं कहना चाहूंगा। गडकरी जी समय हो गया ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, बातचीत जारी रहेगी। लेते हैं एक ब्रेक। वो सब तो ठीक है बेटा, लेकिन तू मेरी बात भी तो समझ। क्या हुआ लोकेश, क्यों अपने बेटे के साथ बहस कर रहे हो? क्या बताऊं विनोद भाई, कहता है पढ़ने के लिए बाहर जाऊंगा, माना कि होशियार है, लेकिन कौन उठाएगा इसका खर्च? तुम भी ना लोकेश, सब कुछ देखकर भी अनदेखा कर रहे हो। मतलब? तुम्हारे बेटे के पास ये लैपटॉप कहाँ से आया? सरकार से ही ना। वो दिन याद है जब राजस्थान में बहुत ही कम उच्च शिक्षा संस्थान हुआ करते थे और आज कांग्रेस सरकार ने शिक्षा का रंग ढंग ही बदल कर रख दिया है। उनार बच्चों के लिए स्कॉलरशिप्स, IIT और निफ्ट जैसे कई सेंटर्स और स्पोर्ट्स, पत्रकारिता, पुलिस और ऐसे कई यूनिवर्सिटीज जो भारत के किसी भी राज्यों में नहीं है। राजस्थान के छात्रों और युवाओं के लिए कांग्रेस सरकार ने लिए कई बड़े फैसले। मैं गवाह हूँ राजस्थान की इस प्रगति का। आइए प्रगति से हाथ मिलाएं, राजस्थान को नई बुलंदियों पर ले जाएं, कांग्रेस को वोट दें। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। गडकरी जी, आपने ये कहा कि आपकी पार्टी में पूरे तौर पे जनतांत्रिक व्यवस्था है और डेमोक्रेटिक पार्टी है और एक व्यक्ति के ऊपर केंद्रित नहीं है सारी चीजें। चलिए ये मान लेते हैं, लेकिन अभी जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की जो पूरी मशीनरी है वो प्रमोट कर रही है सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र गडकरी को। आपने थोड़ी देर पहले कहा फिलॉसफी, सारे लोग समझते थे फिलॉसफी बेस्ड पार्टी है और आइडियोलॉजी बेस्ड पार्टी है।
उन आइडियोलॉजीज में भी कहीं पे आप देख रहे हैं कि कुछ चीजें कम हुई हैं या अब उन आइडियोलॉजीज को लेकर बात नहीं होती? जब हमने प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार जाहिर नहीं किया था तो ये कार्यक्रम चला था कि इस पार्टी में बहुत नेता, इनमें विवाद है, इनमें झगड़ा है, इनका कोई एक नेता नहीं। जब हमने एक नेता तय किया तो बोलते हैं कि भाई आप सामूहिक फिर एक ही को क्यों किया? देखिए, ये पहली बात तो ऐसी है कि नरेंद्र मोदी हमारे पार्टी में आज इस समय एक पॉपुलर नेता है, कद्दावर नेता है और गुजरात के विकास मॉडल के रूप में उन्होंने अच्छा काम किया है, इसलिए स्वाभाविक रूप से पार्टी ने उनको प्रोजेक्ट किया है। रही बात निर्णयों की, तो आज हमारे यहाँ निर्णय भी ऐसे होते हैं कि जो अध्यक्ष भी नहीं करते। आइडियोलॉजीज में कुछ कॉम्प्रोमाइज हुआ है, आपकी जो पुरानी सोच थी उसमें कुछ कॉम्प्रोमाइज हुआ है। मैं सीधा सवाल आपसे करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी कुछ मुद्दों को लेकर के जानी जाती थी पूरे भारत में और बल्कि भारत के बाहर भी। आज जब ये 5 राज्यों का चुनाव हुआ है तो वो सारे मुद्दे कहीं चर्चा में नहीं आए। पहली बात तो ऐसी है कि भारतीय जनता पार्टी ने कल भी आइडियोलॉजी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, आज भी नहीं किया और कल भी नहीं करेंगे। जो लोग समझते हैं, जो लोग देखो एक नई थ्योरी राजनीति में चल रही है, जब आपको कन्विंस करना आप नहीं समझता तो लोग कंफ्यूज करना शुरू कर देते हैं। ना हमने कभी हमारी आइडियोलॉजी छोड़ी है, न कभी छोड़ने का सवाल उठता है। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपका जो राम मंदिर का मुद्दा है और जो आर्टिकल 370 का मुद्दा है वो आज भी आपका वैसे ही मुद्दा है? देखिए, राम मंदिर के बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हम राम मंदिर के मुद्दों को पॉलिटिकलाइज नहीं करना चाहते। अब हाईकोर्ट के निर्णय के बाद ये सिद्ध हुआ है कि जो जमीन है वहां प्रभु रामचंद्र का जन्म स्थान है। हमको लगता है कि जो जन्म स्थान है वहां प्रभु रामचंद्र का भव्य ऐतिहासिक मंदिर बने और जो विवादग्रस्त ढांचा है, जिसको कुछ लोग बाबरी मस्जिद कहते हैं, कुछ लोग राम मंदिर कहते हैं, वहां ना कोई पूजा होती है ना कोई नमाज पढ़ता है, तो वहां मंदिर बने और उसकी पंचक्रोशी के बाहर एक भव्य मस्जिद का भी निर्माण हो। वैसे मुस्लिम लॉ के मुताबिक विवादग्रस्त जगह जो होती है वहां नमाज नहीं पढ़ी जाती। तो मुझे लगता है कि इसमें से दोनों समाज एक आकर समन्वय से मार्ग निकाले। और दूसरी बात, प्रभु रामचंद्र हमारे इतिहास, विरासत और संस्कृति के प्रतीक है। ये कोई हिंदू मुसलमान का मुद्दा नहीं है, ये भारत का है। लेकिन गडकरी जी, आपने एक बार कहा था कि उस ढांचे का गिरने का, बाबरी मस्जिद के गिरने का आपको दुख है। नहीं, पहली बात तो ऐसी देखिए, मैं आपको बताता हूँ, जो घटना हुई थी, जो एक्सीडेंट हुआ था वो अनफॉर्चुनेट था, पर मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि जहाँ जन्म स्थान है प्रभु रामचंद्र का, उसमें प्रभु रामचंद्र का भव्य मंदिर निर्माण हो, ये देश के करोड़ों जनों की मन की भावना है और मुझे लगता है इसमें राजनीति नहीं लानी चाहिए। इसलिए मैं इस मत कहूं कि मैनिफेस्टो में ये विषय ना डाले। भारतीय जनता पार्टी इस विषय को लेकर बार बार विवाद, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी 2014 का भी चुनाव जो होगा उसमें मैनिफेस्टो में राम मंदिर नहीं होगा? इलाहाबाद हाईकोर्ट के बाद जो अवशेष प्राप्त हुए हैं और निर्णय के बाद जो सिद्ध हुआ है, उसमें मुझे लगता है कि देश में मुस्लिम समाज के भी लोग साथ में आएंगे, बहुत से मुस्लिम समाज के नेता भी चाहते हैं। नहीं सर, मेरा सीधा सवाल आपसे यह है कि क्या राम मंदिर का मुद्दा 2014 के चुनाव में भाजपा का मुद्दा होगा, मैनिफेस्टो में होगा या नहीं? देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि राम मंदिर का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने ऑलरेडी स्वीकार किया है और भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि अयोध्या के ऊपर जो प्रभु रामचंद्र का जन्म स्थान है उसमें भव्य मंदिर निर्माण हो। रही बात मैनिफेस्टो को, ये मैनिफेस्टो जब तय होगा तब उसकी कमेटी इसको तय करेगी। पर मेरी व्यक्तिगत राय यह है कि राजनीति में वाद विवाद होते रहते हैं, चर्चाएं होती रहती है, पर राम मंदिर का विषय ये राजनीतिक वाद विवाद का विषय न बनते हुए ये सामूहिक सहमति का और समन्वय का विषय बनकर अगर निर्माण होता है तो उसको भारतीय जनता पार्टी राजनीति में जोर देने के बजाय सबसे बात करके और सामूहिक रूप से समन्वय और सहयोग के मार्ग से अगर होता है तो उसको प्राधान्य देना चाहिए, ऐसा मेरा मत है। गडकरी जी, आपने अच्छी बात की कि इस पे बातचीत होकर के दोनों समुदायों के बीच में एक सद्भाव के वातावरण में इसका हल निकलना चाहिए। लेकिन जो मुस्लिम समाज है, जो अल्पसंख्यक समाज है, उसको ये लगता है कि अगर बाबरी मस्जिद के मुद्दे को हम किनारे कर दें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो सकती है, लेकिन शायद उसके बाद ये रास्ता खुल जाएगा कि और भी बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी अपना दावा करेगी या जो हिंदू संगठन है वो दावा करेंगे और इसी को लेकर के एक बहुत सी भ्रम की स्थिति बनी हुई है। मैं आपसे चाहूंगा कि क्या ऐसी कोई स्थिति है? देखिए, आपको एक बात बताता हूं, मैं इसके लिए आज के वर्तमान मुस्लिम समाज को जिम्मेदार नहीं मानता, पर इतिहास इस बात का साक्षी है कि जहां जहां मुस्लिम राजा जब गए तो उन्होंने वहां के अन्य धर्मियों की पूजा पद्धति के जो स्थान थे उसको उद्ध्वस्त करके वहां मस्जिद बनाई। मुझे लगता है जो शरीयत है, कुरान है, मुझे लगता है आज भी मुस्लिम समाज में ऐसे प्रोग्रेसिव विचार करने वाले लोग हैं कि स्वाभाविक रूप से इस बात को मान्यता नहीं देते। पर अब जो उन्होंने किया इसका मतलब आज फिर से उसको उल्टा घुमाए, इसकी आवश्यकता नहीं है।
मुझे लगता है कि अगर राम मंदिर के जगह पर अगर सही में राम मंदिर निर्माण हो जाएगा तो बाकी बातों के लिए भी मुस्लिम समाज, हिंदू समाज से चर्चा करके उसमें आम सहमति बनाकर कुछ मार्ग निकला जा सकता है। एक बहुत बड़ा कष्ट है मुस्लिम समाज को, और जिसके कारण मुस्लिम समाज भारतीय जनता पार्टी के ओर नहीं देखता है, वो ये है कि कहीं ना कहीं आप लोगों की नीतियों में ऐसी चीजें हैं जिससे लगता है कि आप नहीं चाहते हैं कि अल्पसंख्यक समाज भारतीय जनता पार्टी के करीब आए। अभी 5 राज्यों में चुनाव हुए, आपके पूरे 5 राज्यों के चुनाव में सिर्फ 2 मुस्लिम कैंडिडेट थे। इसका क्या कारण है? उनको ये लगता है कि जब आप उनके बारे में नहीं सोचते हैं, हम उनकी ओर क्यों जाएं? पहली बात ये डायलेमा क्यों, मैं आपको बताता हूँ। चुनाव के टिकट चुनाव कौन जीतता है इसके आधार पर दिए जाते हैं, दूसरी पार्टी में देते हैं। देखिए ना, मैं आपको, हम लोग जहां मुस्लिम समाज को टिकट देते हैं उनको मुस्लिम लोग वोट नहीं देते हैं अनेक जगह पर, तो स्वाभाविक रूप से हम वो चुनाव जीतने की दृष्टि से सोचते हैं। पर मैं आपको बताता हूँ, अब्दुल कलाम साहब को हिंदुस्तान का राष्ट्रपति बनाने का निर्णय भारतीय जनता पार्टी ने किया, अटल जी अडवाणी ने सपोर्ट किया, तब डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब मुस्लिम थे, हमने कभी नहीं उनका विरोध किया, उल्टी बात उनको सपोर्ट किया। जब मैं अध्यक्ष बना तब दूसरी बार जब बात आई तब हमने सोनिया गांधी जी को कहा कि डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब को अगर वो राष्ट्रपति पद के लिए चुनते हैं तो हम सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। तो हम कोई मुस्लिम विरोधी नहीं है। प्रॉब्लम ये हुआ है कि हमारे प्रति कांग्रेस ने जहर फैलाई। कांग्रेस ये कम्युनल पार्टी नहीं, ये मल्टी कम्युनल पार्टी है, और कांग्रेस पार्टी मुस्लिम समाज को हमसे दूर रखने के लिए जातिवाद का और सांप्रदायिकता का जहर घोलने का काम करती है। देखिए, आप 66 साल हुए, कांग्रेस ने मुसलमानों को क्या दिया? चाय की टपरी, पान ठेला, कपड़े का दुकान, ट्रक ड्राइवर, क्लीनर, इसके सिवा कोई नहीं दिया। मैं भाजपा का नेता हूं, संघ का स्वयंसेवक हूं। मैंने नागपुर में मुस्लिम समाज के लड़कियों के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज दिया, अंजुमन इस्लाम को। मैं मुस्लिम समाज के अनेक मदरसों को मैंने कंप्यूटर दिए। मैंने कहा विज्ञान और तंत्र विज्ञान ये 21वीं सदी की पावर है। महाराष्ट्र में वक्फ बोर्ड की जो जमीन थी, वक्फ के बारे में अर्थ है कि एनी मुस्लिम डोनेटेड एनी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी with a religious and pious purpose for the welfare of the society, that is called as वक्फ। तो मैंने उस समय महाराष्ट्र में वक्फ के 80,000 करोड़ रुपए प्रॉपर्टी का स्कैंडल, जब मैं लीडर ऑपोजिशन था, मैंने बाहर निकाला, और मैंने खुद मनमोहन सिंह जी को पत्र लिखा है कि मुस्लिम चैरिटेबल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को वक्फ बोर्ड की जगह 1 रुपया लीज पर दी जाए, और उसमें इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, ITI, व्यवसाय विमुख तांत्रिक शिक्षण मुस्लिम समाज को दी जाए। कांग्रेस पार्टी ने देश का बैंड बाजा बजाया। कांग्रेस केवल, यानी आप पूरे तौर पे कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं मुसलमानों की बदहाली के लिए। ब्रेक का समय हो गया, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो चर्चा जारी रहेगी। लेते हैं ब्रेक। ये हमारे घर की लड़ाई है यार, हमारी बहन छेड़ी गई, पुलिस हमारे घर में घुसती है, हमें दौड़ाया गया, एनकाउंटर, झगड़ा हमारा भी हुआ ना। चलो हम तो भूल जाएं, पर यह गुस्सा है कि मानता नहीं। ब्रेक के बाद आपका फिर से एक बार स्वागत है। गडकरी जी, आपने पूरे तौर पे मुसलमानों की बदहाली के लिए और उनकी जो हालत है अभी, उसके लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है। लेकिन आप अगर सरकार में आते हैं, जिस तरह से अभी बात चल रही है कि हो सकता है कि 2014 में सरकार में एनडीए आए और भाजपा आए, तो ऐसी स्थिति में सच्चर कमीशन की कुछ रिकमेंडेशंस हैं जो बदहाली के को सामने रख करके सच्चर कमीशन ने दी है। आप वो क्या चीज करना चाहेंगे कि अल्पसंख्यक समुदाय आपके साथ जुड़े, पहली बात, और उनकी जो स्थिति है वो बेहतर हो? क्या आप मुझे बता सकते हैं हमारी सरकार ने मुस्लिम समाज पर अन्याय करने वाला कोई कानून बनाया, कोई निर्णय किया है? कांग्रेस पार्टी ये जहरीला प्रचार करके हमको विलन के रूप में पेश करना चाहती है। कांग्रेस पार्टी का इस चुनाव का सबसे बड़ा कैपिटल अगर कोई है तो डर, और कांग्रेस पार्टी आतंकवादियों का तुष्टीकरण करना चाहती है। कांग्रेस पार्टी आतंकवाद को और माओवादी नक्सलवाद के सहयोग लेना चाहती है, उसके आधार पर सत्ता में बनाए रहना चाहती है, और उसके लिए नहीं, आप एक बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं। इसको लगा रहा हूं इल्जाम। आप बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं कि कांग्रेस जो है इस तरह के जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट है, नक्सलवादी और माओवादी, उनका सपोर्ट ले रही है। क्या किस बिना पे आप ये बात आपको पता है कि जब YSR रेड्डी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने
तब उन्होंने नक्सलवादियों के साथ साठगांठ करके कांग्रेस को जिताने के लिए बातचीत करके करार किया था। ये दुनिया जानती है। मुस्लिम युवाओं को ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी पढ़ाना चाहिए, लिखाना चाहिए। इसमें से आईएएस ऑफिसर बनना चाहिए, पुलिस ऑफिसर बनने चाहिए, इंजीनियर बनने चाहिए, डॉक्टर बनने चाहिए। कैसे बने? मुझे बताइए जी, कैसे बने? अगर उनको अपनी जान की सुरक्षा हो, उनको अपनी पहले जान बचाने का डर लगा हुआ है, उनको ये लग रहा है कि हर जगह पे अगर कहीं कुछ हो रहा है तो उनके बच्चे पकड़े जा रहे हैं आतंकवादी कह करके, ऐसी स्थिति में वो अपनी जान बचाएं, अपनी दुकान बचाएं या पढ़ाई करें? यही तो गलतफहमी है। भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के दुश्मन नहीं है। कोई दंगे नहीं होंगे, कोई फसाद नहीं होंगे, मुसलमानों की सुरक्षा हम करेंगे। वो क्या कारण है कि इतने बड़े तौर पे माइनॉरिटीज बिल्कुल बीजेपी के साथ नहीं जुड़ना पड़ता? कहीं आप लोगों की मीडिया की नीति में कोई गड़बड़ी रही, कहीं आप पूरे तौर से अपनी बात उन तक नहीं पहुंचा पाए, या क्या कारण हुआ? सिर्फ कांग्रेस जिम्मेदार है? मुझे ऐसा नहीं लगता है। इस देश के दलितों के मन में, बैकवर्ड कम्युनिटी के मन में और पर्टिकुलरली मुसलमानों के मन में कांग्रेस पार्टी ने एक जहर घोलने की बार बार कोशिश की है। नहीं, आप अपने को बिल्कुल दोष मुक्त कर रहे हैं कि आपने कभी माइनॉरिटीज की तरफ हाथ नहीं मैं आपको पहली बात आपको बताता हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी का पूर्व अध्यक्ष रहा हूं और अधिकार वाणी से आपको बता रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स इसको डिस्क्रिमिनेट करने वाली कोई राजनीति नहीं करना चाहती। भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश करके और ज्यादा कोशिश करके मुसलमानों के पास जाना चाहिए और मुस्लिम समाज ने बायस न रहते हुए भारतीय जनता पार्टी के नजदीक आकर हम सही में जातिवादी है क्या, हम कम्युनल है क्या, हम मुसलमानों के विरोधी है क्या, इसका अध्ययन करना चाहिए। अगर उनको लगता है कि हम कम्युनल है, जातिवादी है, मुस्लिम विरोधी, हमको साथ नहीं देना चाहिए। पर हमको बिना देखे, बिना परखे कांग्रेस का चश्मा लगाकर और मीडिया के मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि एक मौका आपको देना चाहिए और आपको परखना चाहिए कि भाजपा क्या है? सर, मैं आपको वही सवाल पूछ रहा हूं कि अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में एनडीए सरकार में क्या देश का मुसलमान असुरक्षित था? क्या हमने कोई देश में दंगे फसाद कराया? आज की इकोनॉमिक स्थिति में देश का पूरा बर्बाद हो गया है, बैंड बाजा बच गया है। और रही बात हमारी सामाजिक और धार्मिक जो बातों को लेकर विवाद हो रहे, उसमें हम लोग अच्छे समन्वय के मार्ग से सौहार्द के, प्रेम के संबंध निर्माण करना चाहते, भाईचारा को बढ़ाना चाहते। हम तो चाहते कि हम सब लोग मिलकर देश का विकास करें। और गरीबी, भुखमरी और बेरोजगारी हमारी सबसे बड़ी चैलेंज है और गरीबी ज्यादा मुसलमानों के बीच में भी है। हम उसको दूर करना चाहते, बेरोजगारों को रोजगार देना चाहते, उनको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी सिखाना चाहते हैं। गडकरी जी, 2014 के चुनाव में आपको क्या लगता है कि एनडीए की सरकार आएगी? आप अपने बलबूते पर सरकार बनाने में सक्षम होंगे? देखो, हम तो ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारी ताकत पर हमारी सरकार बने और हम लोग पूरी ताकत के साथ लगे हैं। जिस प्रकार से माहौल बदल रहा है उससे मेरा विश्वास है कि हमारी सरकार निश्चित रूप से आएगी। और गुजरात में भी जो आप प्रोपेगेंडा होता है इधर, उसमें भी गुजरात के बहुसंख्यक मुस्लिम समाज ने नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है। गडकरी जी, एक सवाल है जो बहुत चर्चा में रहता है कि अभी आप लोगों ने नरेंद्र मोदी को सामने रख करके इलेक्शन लड़ा है, लेकिन पोस्ट इलेक्शन सिनेरियो में अगर पूरी सीट नहीं आ पाई तो वो हटा दिए जाएंगे और कोई दूसरा सर्वमान्य चेहरा सामने आएगा। कौन लोग हैं वो? देखो, ये तो 24 घंटे ब्रेकिंग न्यूज का आपको काम है, आप ऐसे विषय पर आप ही चर्चा कर सकते हैं। देखो, अभी तो हम पूरे विश्वास के साथ लगे नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने। अगर ऐसी स्थिति नहीं हुई तो और भी नामों पे चर्चा तो हुई होगी। जब भी जो स्थिति आएगी उसका पार्टी उस समय सामना करेगी। अभी जब सवाल ही जब खड़ा नहीं हुआ तो आज उसके लिए सोचने की जरूरत क्या है? बिहार में आप अपनी स्थिति नीतीश कुमार से संबंध टूटने के बाद कैसी देख रहे हैं? और मजबूत बनी है। किससे लड़ाई है, नीतीश से या लालू से बिहार में? मुझे तो ऐसा लगता है कि आने वाले समय भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 की ताकत बिहार में बन जाएगी। वहां आपका मुकाबला किससे है? मुझसे तो ट्रायंगुलर मुकाबला है, नीतीश से भी होगा और लालू से भी होगा। और कांग्रेस इस समय नीतीश कुमार जी के साथ जाएगी, लालू का साथ छोड़ देंगी, तो निश्चित रूप से कांग्रेस और नीतीश कुमार ऐसी अलायंस बनेगी, ऐसी संभावना लग रही है। पर मेरा विश्वास है कि इस स्थिति में हम लोग निश्चित रूप से बिहार स्वीप करेंगे और बहुत अच्छी सीटें वहां से जीतेंगे। अभी तक जो स्थिति दिख रही है वो 5 इलेक्शन ये तय करेगा, लेकिन हिंदी हार्टलैंड में आपकी स्थिति अभी भी बहुत अच्छी नहीं है, चाहे वो बिहार हो चाहे वो उत्तर प्रदेश हो। आपको क्या लगता है कि ये जो मोदी का जो करिश्मा है, जो जादू है, वो क्या यूपी और बिहार में काम करेगा? और आप कितनी सीट देते हैं भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश और बिहार में? देखिए, एक तो अच्छी बात हुई कि आपने कम से कम मोदी की जादू है ये तो भी माना। नहीं, जादू चलेगा या नहीं चलेगा ये आप बताएंगे। देखिए, मैं पहली बात बताता हूँ,
हम व्यक्ति केंद्रित पार्टी नहीं है। मोदी हमारे नेता है, कद्दावर नेता है, सबसे लोकप्रिय नेता। ये तो आप कह रहे हैं गडकरी जी, लेकिन हम लोग सब देख रहे हैं कि अभी आप भी लोग भी कहीं ना कहीं यही प्रॉब्लम है सर, यही प्रॉब्लम है। देखो यही प्रॉब्लम है। मैं एक दबंग नेता हूं, मैं राजनीति में झूठ नहीं बोला हूं। मैं 3 साल अध्यक्ष था, कोई ऐसा निर्णय नहीं हुआ किसी ने मुझे इन्फ्लुएंस करके दबाव डाला। तब मेरे बारे में कह रहे थे कि संघ मुझे चला रहा है। सबसे प्रॉब्लम इस देश के मीडिया के साथ है। मेरा कहना, आप किसी के खिलाफ कुछ भी लिखो, पर किसी चीज का आखिरी तक जाके रिसर्च करो कि सच्चाई क्या है। प्रॉब्लम यह है कि नरेंद्र मोदी के बारे में और भारतीय जनता पार्टी के बारे में जो एक इमेज फैलाई जा रही कांग्रेस के द्वारा, वो गलत है। इमेज वर्सेस रियलिटी एंड ग्राउंड रियलिटी वर्सेस परसेप्शन वाली है। लेकिन मैं आपकी बात मान रहा हूं, इमेज वर्सेस रियलिटी और परसेप्शन की बात कर रहे हैं आप, लेकिन ये भी एक रियलिटी है कि मोदी जी पूरे तौर पे भाजपा में भी सबको कबूल नहीं है। आडवाणी जी ने विरोध किया, यशवंत सिन्हा ने विरोध किया, शत्रुघ्न सिन्हा ने विरोध किया, सुषमा स्वराज नाराज थी, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये भी एक रियलिटी है। हाँ, ये आपने उसको न्यूट्रलाइज कर दिया है, तो ये तो आप मानेंगे। देखो, ये हमारी पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी है। ये पिता पुत्र माँ बेटों की पार्टी नहीं है। यहाँ कोई मालक मालकिन और नौकर नहीं। मतलब आप ये कह रहे हैं सर्वमान नेता हैं पूरी। निश्चित रूप से पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड ने यूनानिमसली उनको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार चुना है और वो नेता है पार्टी के। अब अभी तो गुजरात में जाकर आडवाणी जी ने भी उनकी बहुत तारीफ की है। अभी तो ऐसी कोई बात रही नहीं है। हम बातचीत कर रहे थे नितिन गडकरी जी से, उन्होंने अपनी बातें बहुत खुल करके रखी। तकरार में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर किसी नए शख्स से मुलाकात होगी। आदाब।